नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः ट्रंप अपने वादों से मुकरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, बात है कल की। ट्रंप साहब ने 126% का टैरिफ लगा दिया है इंडिया से इंपोर्ट होने वाले सोलर पैनल्स पे। उन्होंने केवल और केवल इंडिया पे नहीं, उन्होंने टोटल 3 और देशों पे टैरिफ लगाया हुआ है। जस्ट लाइक उन्होंने इंडोनेशिया एंड लायोस पे भी इस टैरिफ को थोक दिया है। देखिए, उन्होंने इंडिया पे 126% का टैरिफ लगाया है, तो वहीं इंडोनेशिया पर उन्होंने 86 से लेके 143% के आसपास टैरिफ लगाया है। तो बात करते हैं अगर लायोस पे, तो उन्होंने लगभग 181% का टैरिफ लायोस पे लगाया है। अगर मैं इन्हें लोकेशन बेस्ड बात करूं तो आप इंडिया के लोकेशन को जानते ही होंगे। यहाँ पे यह एक छोटा सा कंट्री है जिसे हम लायोस कहते हैं, और इस रीजन में यह आइसलैंड नेशन है जिसे हम इंडोनेशिया की बात करते हैं। कभी भी अगर इस रीजन की चर्चा हो तो इस रीजन को याद रखिएगा, हम आसियान कंट्री कहते हैं। और इस आसियान कंट्री में केवल और केवल एक ऐसी कंट्री है जो लैंडलॉक कंट्रीज है। तो प्लीज कमेंट में इसमें से कौन सी ऐसी वो कंट्री है जो लैंडलॉक कंट्री है। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताइए कि लैंडलॉक कंट्री क्या होती है। अगर लैंडलॉक कंट्रीज पढ़े रहे हैं तो वहां पे मुझे कमेंट कर सकते हैं डबल लैंडलॉक कंट्रीज कौन कौन सी है, और दुनिया में वो दो ऐसी कंट्रीज कौन सी है जो डबल लैंडलॉक कंट्रीज है। साथ ही साथ अगर आपको मन करे तो आप आसियान नेशंस के विषय में बताइए कि टोटल कितने आसियान कंट्रीज होते हैं। चलिए बात करते हैं हम ट्रंप साहब ने ये टैरिफ क्यों लगाया है, इसके पीछे ट्रंप साहब ने अब अपना क्या रीजन प्रोवाइड किया है। तो ट्रंप साहब का कहना है कि जो ये टैरिफ लगाने का सबसे बड़ा वजह है अनफेयर गवर्नमेंट सब्सिडी। एक्चुअली वो कह क्या रहे हैं कि जो इंडिया है, इंडोनेशिया है या फिर लायोस है, वह अपने यहाँ की जो कंपनीज है जो सोलर पैनल्स बनाती है उससे वो क्या करती है, अनफेयर सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। वो कहती है कि इसे लो इंटरेस्ट रेट पे क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है, ताकि वहां की कंपनियां क्या कर सके, ये फैक्ट्रीज को बना सके। और उस फैक्ट्रीज को बनाते समय वो जो लैंड होता है उसे बहुत सस्ती बेचती है। साथ ही साथ उस फैक्ट्री को बहुत सस्ते में पावर्स भी प्रोवाइड करती हैं। ऐसा कर सकते हो, उन्हें एज ए लो इंटरेस्ट रेट पे लोन देती है और बहुत ज्यादा सब्सिडाइज पावर प्लांट्स एंड जमीन भी प्रोवाइड करती है। यह ट्रंप साहब का कहना है। एंड साथ ही साथ आपको पता है कि इंडिया में एक प्रोडक्ट लिंक इनिशिएटिव के थ्रू भी टैक्स में छूट दी जाती है। तो ट्रंप साहब कहते हैं कि वो लोग के कंट्रीज है, स्पेशली इंडिया एंड इंडोनेशिया जैसे जो कंट्रीज है, वह उन्हें पावर प्लांट्स बनाने के लिए टैक्स में छूट भी दे रही है, जिसकी वजह से इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वह बहुत सस्ते हो जाते हैं। और जब वो यूएस के मार्केट में आ जाते हैं तो जो यूएस की लोकल कंपनियां से उनसे उनके प्रोडक्ट सस्ते बिकते हैं, जिससे वहां की लोकल कंपनियां बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। और यह एक अनफेयर ट्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग क्या कर रहे हैं, एक ये टैरिफ लगा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी रीजन ट्रंप साहब ने प्रोवाइड किया था वो था चाइनास कनेक्शंस के विषय में। एक्चुअली वो कह क्या रहे हैं कि जो चाइनाज है वो थर्ड नेशंस के थ्रू क्या हो रहा है, उनके मार्केट में एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, उनके तरफ से कहा गया है कि जो चाइनाज है वो इंडोनेशिया, लायोस या फिर इंडिया को भी उन्होंने साथ में कवर किया है। वो कह क्या रहे, कंपनियां कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो चाइनाज में बनाए जाते हैं और वो फिर इन देशों में लाए जाते हैं। फिर यहाँ की लेबलिंग, जस्ट एग्जांपल के लिए, चाइना से बना हुआ प्रोडक्ट इंडोनेशिया में आता है और वहां पे अब उसका नाम चेंज करके मेड इन इंडोनेशिया या फिर लायोस में जाता है, तो मेड इन लायोस करके फिर वो यूएस के मार्केट में बेचा जाता है। आप भी जानते हैं चाइनीज प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सस्ती होती है, बहुत ज्यादा सस्ती होती है। और जब भी वो किसी मार्केट में जाती है तो वहां के लोकल मार्केट्स में जो भी प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, वहां की कंपनियों द्वारा जो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं उससे बहुत सस्ती चाइनीज प्रोडक्ट बेची जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, लोग चाइनीज प्रोडक्ट को खरीदते हैं और पूरे के पूरे मार्केट में एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। एंड जो तीसरी जो रीजन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था वो था प्रोटेक्शन। मुझे जो लगा, अभी तक जितने दिनों से मैं करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ, लगभग कुछ सालों से मैं पढ़ रहा हूँ, तो मुझे लगा कि भाई ट्रंप साहब ने जो भी ये रीजन प्रोवाइड किया है वो है प्रोटेक्शन के विषय में, घरेलू अमेरिकी घरेलू उद्योगों के रक्षण के विषय में। एक्चुअली आपको पता है रिसेंटली ट्रंप साहब ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी लाया था,
जिसके तहत उन्होंने कहा था कि हम सबसे पहले अमेरिकन को देखेंगे, अमेरिकन के इंडस्ट्रीज को देखेंगे, उसके बाद हम दुनिया को देखेंगे। इसके तहत ही आपको पता है ट्रम्प साहब ने ह्यूज अमाउंट ऑफ टैरिफ लगाया था बहुत सारे कंट्री पे, लगभग 89 कंट्रीज के आसपास टैरिफ लगाया था, जो रिसेंटली अभी देखो सुप्रीम कोर्ट ने उसे इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। बट हाँ, जब से ट्रम्प साहब आए हैं वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को बहुत ज्यादा प्रोवाइड फोकस करते हैं। साथ ही साथ अब वो अमेरिका में बहुत ज्यादा जॉब क्रिएट करने के लिए भी अब देशों की कंपनियों के या फिर विदेशों के प्रोडक्ट को अमेरिका में आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे का वो हवाला बहुत बार दे चुके हैं नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, क्योंकि ये जो टैरिफ लगाया गया था मल्टीपल कंट्रीज पे अभी रिसेंटली, उसके पीछे का जो मेन मोटिव था, ट्रम्प साहब ने कहा था नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से ही हमने ये टैरिफ लगाया, जिसको बाद में वहां की सुप्रीम कोर्ट ने इसे इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। अब बात करते हैं भाई, जो टैरिफ लगा हुआ है उसके बाद इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है। देखो इंडिया दो तरह से रिस्पॉन्स दे सकता है, पहला रिस्पॉन्स दे सकता है डिप्लोमेटिक्स, दूसरा दे सकता है लीगल। अगर मुझसे बात करें तो मैं हमेशा कहूंगा कि आपको फोकस करना चाहिए डिप्लोमेटिक्स इन प्लेस ऑफ लीगल्स, क्योंकि पता है डिप्लोमेटिक्स जो होता है, बातचीत से जो बातें होती है वो बहुत जल्दी, बहुत फास्टली और बहुत ही कम पैसों में सॉल्व की जा सकती है, और जो लीगल होती है भाई बहुत ज्यादा टाइम लेता है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा पैसा भी लगता है। तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले लीगल की तरफ फोकस करिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दोनों तरीके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बात करते हैं लीगल तरीके की, तो अगर लीगल तरीके से इस मैटर को सॉल्व करना है तो सबसे पहले इंडिया को करना क्या है, जो जो कॉमर्स यूएस के जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है वहां पे अपील करना चाहिए, और वहां पे जाके समझाना चाहिए, वहां पे जाके सबूत पेश करना चाहिए कि देखिए जो भी हम सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं वो भाई इतना अधिक नहीं है, वो फेयर है, ताकि आप फेयर है, और साथ ही साथ ये सब्सिडी रिक्वायर्ड भी है लोकल इंडियंस को, और ये आपके मार्केट के हिसाब से ही हमने प्रोवाइड की है, मतलब हम बहुत ज्यादा सब्सिडी भी प्रोवाइड करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर वहां पे बात नहीं बढ़ती है तो उसे यूएस के कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के पास जाना चाहिए, और वहां पे भी ये सिद्ध करना चाहिए कि भाई हम बहुत ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जो भी सब्सिडी है वो फेयर है। ठीक है, अगर इन सब दोनों जगहों पे बात नहीं होती है तो भाई लास्ट में आपके पास उपाय बचता है कि वह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास जाए, और मैं हमेशा कहता हूं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर जाएंगे तो वहां पे केस बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। और आप हमेशा याद रखिएगा बिजनेस का एक सबसे सिंपल सा रूल होता है कि बिजनेस में भाई टाइम बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर टाइम में देखेंगे, अगर आपको 2-3 साल लग जाते हैं इस मैटर को सुलझाने में तो उसके बीच में आपको बहुत ज्यादा लॉसेस देखने को मिल जाता है। अगर ये केस थोड़ा लंबा होता है तो आपको सबसे सबसे आसान तरीका होता है भाई बाइलेटरल कोई ट्रेड डील कर लीजिए, जिसके तहत आप दोनों आपस में सहमत हो जाए, जिससे भाई ये टैरिफ को रिड्यूस किया जा सके। अगर ये सब बातें नहीं बनती है तो लास्ट में सबसे सिंपल सा उपाय बचता है, आपको मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की तरफ फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है यूएस दुनिया में एक ऐसी कंट्री नहीं है जो सोलर पैनल्स को खरीद सकती है। बहुत सारे देश ऐसे हैं, जस्ट लाइक आप यूरोपियन नेशंस के पास चलिए, यूरोपियन कंट्री के पास चले जाइए, अफ्रीकन पे चले जाइए, या फिर वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट एशिया में चले जाइए, इन सब कंट्रीज को फोकस करिए, वहां पे अपने मार्केट्स को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। या फिर आप इंडिया में ही भाई, इंडिया में ही आप जानते हैं कि आपके पास रिन्यूएबल्स एंड नॉन रिन्यूएबल्स एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अब अभी भी फिलहाल में इंडिया नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, उसे रिड्यूस करने के लिए भाई आप क्या करें, भारत के ही जो लोग हैं उन्हें बेचने की कोशिश करें। जस्ट एग्जांपल के थ्रू आप देखने, आपने प्रधानमंत्री सौर्य घर योजना जो लॉन्च किया था, उसके तहत जो घरों पे छतों पे जो आप सोलर पैनल्स लगा रहे थे, तो कोशिश करिए कि मैक्सिमम से लोग जो है आपके लोग जो है रिन्यूएबल एनर्जी को फोकस करें। साथ ही साथ मैक्सिमम जिनके पास घर है, स्पेशली जिनके पास बिल्डिंगे हैं, वो लोग अपने छतों पे क्या करें, सोलर पैनल्स को लगाए, और इस बीच आप किसी और मार्केट की खोज कर सकते हैं। अगर ये बात दोनों नहीं बनती है और आपको लगता है कि नहीं हमें यूएस में ही जाना है, यूएस में भी अपनी फैक्ट्री खोलनी है, तो सबसे बढ़िया सोल्यूशन है कि आप अपनी यूएस में ही एक फैक्ट्री खोल लीजिए, और वहां पे मेड इन यूएस के नाम पे अपने प्रोडक्ट को बनाइए और उसे यूएस के मार्केट में बेचिए। सबसे आसान तरीका है। लेकिन मैं आपको बताते चाहूँ, जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हुए हैं भाई, ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के साथ नाम तो
हटाना, जस्ट लाइक देखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, यूनेस्को या फिर नाटो के साथ भी इन्होंने नाम अपने हटाने की बात कभी कभी कर चुके हैं। देखो नाटो के साथ उन्होंने बात हटाने की बात तो नहीं कही है, लेकिन नाटो के साथ उन्होंने एक बार मैं न्यूज में पढ़ा था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो नाटो के नेशंस मेंबर उनमें से सबको कहा था कि भाई आप लोग भी अपनी बजट का लगभग 2% क्या करिए डिफेंस के क्षेत्र में लगाइए, नहीं तो हम नाटो की जो फंडिंग देते हैं उसे रिड्यूस कर देंगे। निकलने की बात तो नहीं कहती, बट उन्होंने फंडिंग को रिड्यूस करने की बात कई बार कर चुके हैं। लेकिन आपको पता है जब से वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की तरफ या फिर कह सकते हो जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार आए हुए हैं और उन्होंने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी लाया था, तो उन्होंने मल्टीपल कंट्रीज पे क्या किया था, टैरिफ लगा दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए ने क्या किया था, इन सभी टैरिफ को इलीगल कर दिया था। फिर भी ट्रंप साहब माने नहीं, क्योंकि आपको पता है कभी इसी एक दो वीक पहले ही क्या हुआ था, ट्रंप साहब ने कुछ और तरीकों से क्या किया था, अदर्स नेशन पे टैरिफ, ग्लोबल टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ये एनर्जी सेक्टर की, थोड़ा सा बात कर लेते हैं और इससे बात करने के बाद हम इस लेक्चर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करता हूं एनर्जी सेक्टर की, तो आपको पता है एनर्जी दो तरह की जनरली होती है, एक होती है रिन्यूएबल्स एनर्जी, दूसरी होती है नॉन रिन्यूएबल्स एनर्जी। मोस्टली फोकस जो होता है आज के युग में हमारा रिन्यूएबल्स एनर्जी के क्षेत्र में मोस्ट फोकस होता है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज्यादा सस्ती होती है, साथ ही साथ ये एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होती है। अगर बात करूं रिन्यूएबल्स एनर्जी की, तो इसमें आप सोलर एनर्जीज हो गया, विंड एनर्जीज हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट्स हो गया, बायोमास हो गया, बायो एनर्जीज हो गया, ऐसी बहुत सारे क्षेत्र है जिसमें रिन्यूएबल्स एनर्जी बना सकते हैं। आपको पता है रिसेंट इंडिया का एम जो है 2030 तक लगभग 500 गीगावाट्स के आसपास रिन्यूएबल्स एनर्जी प्रोड्यूस करने की टारगेट्स हैं। प्लीज कमेंट में कि किसके तहत इंडिया ने 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए अपने कमिटमेंट्स को बताया था। साथ ही साथ आप मुझे यह भी कमेंट कर सकते हैं विकसित भारत या फिर कर सकते हैं 2070 के आसपास जाते जाते इंडिया की रिन्यूएबल्स एनर्जी का टारगेट क्या है। एंड इसके लिए आप देखिए भाई इंडिया का जो फोकस है आज के युग में फिलहाल में रिन्यूएबल्स एनर्जी की तरफ बहुत ज्यादा है। इसके थ्रू आप एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं इंडिया ने एनर्जी सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स को बूस्ट करने के लिए नेशनल सोलर मिशन, पीएम कुसुम स्कीम योजना, प्रोडक्ट लिंक स्कीम फॉर सोलर मैन्युफैक्चरिंग या फिर कह सकते हो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसे बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, ताकि इंडिया 2030 तक जाते जाते किसी भी हाल में 500 गीगावाट के आसपास रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। आप एंड बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स की, तो भाई नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, ये इको फ्रेंडली नहीं होते, लेकिन फिर भी इसकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होते हैं। जस्ट लाइक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो हम इसमें कोल्स एनर्जीज हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया एंड न्यूक्लियस एनर्जी हो गया, इन सबको हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात एनर्जी के सेक्टर्स में रखते हैं। भाई अगर ये इको फ्रेंडली नहीं है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है, तो फिर भी हम इसे क्यों यूज करते हैं, तो इसके पीछे की सबसे बड़ी रीजन होती है यह सपोर्ट करता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। साथ ही साथ ये जो होता है ये कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस सप्लाई होता है। जैसे रिन्यूएबल्स एनर्जी की बात करें तो वहां जो रिन्यूएबल्स एनर्जी होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता। जस्ट लाइक आप सोलर पावर प्लांट्स को ले लीजिए, अगर सोलर में क्या होता है कि अगर सन की रोशनी प्रॉपर पड़ रही है तो उस समय एनर्जी हाई प्रोड्यूस करती है, अगर सन की एनर्जी प्रॉपर नहीं प्रोड्यूस करती या फिर सन की एनर्जी आती नहीं हो तो उस समय क्या होता है, सोलर पावर प्लांट्स में एनर्जी ना के बराबर प्रोड्यूस करती है। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होता है स्पेसिफिक फॉर कोल एंड पेट्रोलियम से होता है, इसमें ऐसा कोई मतलब नहीं होता है। यह परमानेंट हमेशा क्या होती है, एक इक्वल अमाउंट ऑफ जितना आपको एनर्जी चाहिए उतना ही ये प्रोड्यूस करती है। दैट मीन्स ये कंटिन्यूअस सप्लाई करती है, जिसकी वजह से कोई हैवी इंडस्ट्रीज होता है उससे ग्रोथ करना या फिर हैवी इंडस्ट्री में ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। और इसीलिए मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो हैवी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स वाले होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के को ही फोकस करते हैं। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया हो। अगर आप यूएस के विषय में पढ़ रहे हो तो आप इंडिया यूएस के रिलेशंस, यूएस की जियोग्राफी, टैरिफ इस वक्त बहुत ज्यादा न्यूज में है तो उसे आप फोकस करिएगा। एंड रिन्यूएबल्स एंड नॉन रिन्यूएबल्स क्या होता है मैं आपको इन्वायरमेंट में इसे बताने की कोशिश करूंगा, आप वहां पे इसे मेरे लेक्चर्स को जाके देख लीजिएगा एंड लोकेशंस के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी रखते रहिएगा। आई होप थोड़ी बहुत आपको समझ में आई होगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब या कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स यू।